नमस्कार बच्चों। प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं से संबंधित आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी तक हमने अमेरिका के संविधान के पृष्ठभूमि, महत्व और विशेषताओं पर विस्तृत चर्चा पिछले वीडियो में की है। अमेरिकी संविधान व शासन व्यवस्था से संबंधित वीडियोज़ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे अध्ययन का मुख्य विषय है अमेरिका की संघीय व्यवस्था। संवैधानिक दृष्टिकोण से संघात्मक शासन का तात्पर्य एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन से परिवर्तन ना कर सके। संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की एक मुख्य विशेषता है और विश्व में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ही इसे अपनाया गया। अमेरिकी संघ की सफलता का प्रमाण यह है कि अमेरिकी संघ में आज 13 के स्थान पर 50 इकाइयाँ हो गई हैं और विश्व के अन्य अनेक राज्यों के द्वारा संघात्मक व्यवस्था को भी इसी से ग्रहण किया गया है। अमेरिकी संविधान में कहीं पर भी संघीय या संघ शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिकी संविधान में संघीय शासन के तत्व नितांत स्पष्ट हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत प्रभुत्व शक्ति के दोहरे प्रयोग की ही व्यवस्था की गई है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों को ही संविधान में मान्यता प्राप्त है और ये अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। संघीय शासन के इस तत्व को अमेरिकी संविधान के अंतर्गत विस्तृत और पूर्ण रूप में अपनाया गया है। शक्तियों का विभाजन संघीय व्यवस्था का निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। संघीय शासन के अंतर्गत संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 की 8वीं और 10वीं उपधाराओं में केंद्रीय सरकार तथा राज्यों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल केंद्रीय सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और शेष सभी शक्तियां जो संविधानों द्वारा राज्यों के लिए निषिद्ध नहीं हैं, राज्यों को प्रदान की गई हैं। अमेरिकी संविधान द्वारा किए गए शक्ति विभाजन की एक विशेषता यह है कि एक तो संविधान में उन विषयों का उल्लेख किया गया है जिनके संबंध में क्रमशः केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों द्वारा कार्य किया जाएगा, तथा दूसरी ओर केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए निषिद्ध शक्तियों का उल्लेख किया गया है। संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए शक्तियों का जो निषेध किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि संविधान के द्वारा संप्रभुता केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को सौंपने के बजाय लोक प्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है। राज्य की अंतिम संप्रभुता जनता में ही निहित है। संविधान की सर्वोच्चता। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित प्रलेख, उसमें किए गए संशोधनों सहित संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ की इकाइयां सब इसके अधीन हैं और किसी के भी द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को भी अपनाया गया है और सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं अथवा राज्य सरकारों के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी इस शक्ति के माध्यम से केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित रखता है। इनमें से किसी भी पक्ष के द्वारा संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। दोहरी नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को 2 नागरिकताएं प्राप्त होती हैं। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और द्वितीय
उस राज्य की नागरिकता जिसमें वह निवास करता है। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क राज्य में रहने वाला नागरिक न्यूयॉर्क का नागरिक और इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रेड स्टॉक नामक विवाद में प्रत्येक नागरिक की दोहरी नागरिकता को स्वीकार किया। संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व। कांग्रेस के प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर प्रदान किया गया और इस सदन में बड़े राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ और छोटे राज्यों को कम। लेकिन द्वितीय सदन सीनेट में छोटी बड़ी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसमें प्रत्येक इकाई के द्वारा अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि संबंधित राज्य की अनुमति के बिना किसी राज्य को उस सीनेट में प्राप्त प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अनुल्लंघनीय है। संघ राज्य का एक सिद्धांत यह भी माना जाता है कि संघ को इकाइयों के क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में ऐसा ही किया गया है। इन सब के अतिरिक्त अमेरिकी संघ की इकाइयों को संविधान संशोधन संबंधी कार्य के विषय में पूरी शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के 2 चरण हैं, संविधान की प्रस्तावना और संविधान संशोधन की पुष्टि। संशोधन की पुष्टि का कार्य तो इकाइयों द्वारा किया जाता है। इकाइयों को संशोधन प्रस्तावित करने के संबंध में भी शक्ति प्राप्त है। अमेरिका में संघीय संविधान से अलग राज्यों के अपने अलग अलग संविधान हैं। राज्यों के संविधान पर शर्त केवल यह है कि वह संविधान संघीय संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। उसमें गणतंत्रीय शासन प्रणाली के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली नहीं अपनाई जानी चाहिए। अमेरिका में राज्यों के गवर्नरों की नियुक्ति भारत के समान राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, वरन ये संबंधित राज्य के नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं। राज्य के इन गवर्नरों को राष्ट्रपति पद से नहीं हटा सकते। संबंधित राज्य का विधानमंडल ही उन्हें महाभियोग के आधार पर पद से हटा सकते हैं। उपयुक्त विवेचना को देखें तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि अमेरिकी संविधान के द्वारा न केवल एक संघ राज्य वरन नियर के शब्दों में एक आदर्श संघ की स्थापना की गई है। स्ट्रॉन्ग के द्वारा भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को विश्व का सर्वाधिक पूर्ण संघात्मक विधान कहा गया है। आज अध्ययन का विषय यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।